ये समझेंगे आप इस पैकेज के जरिए। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो इस पे क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? पिछले 15 दिनों में आए कमलनाथ के ये बयान क्या बड़े सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमेशा सधी हुई भाषा में बोलने वाले नाथ के बयानों में एक अलग तरह की तलखी लगातार देखने को मिल रही है। कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। वो कह रही है कि आप लोग भी क्या कह रहे हैं? अब जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है तो फिर कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। सवाल पूछा जा रहा है, नाथ का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यसभा में नहीं भेजे जाने से नाराज हैं कमलनाथ? फिर शुरू हो गई है नाथ की बीजेपी में जाने की अफवाहें। भोपाल से छिंदवाड़ा तक कमलनाथ को लेकर चर्चा है। 5 दिनों के छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं इन दिनों कमलनाथ। नकुलनाथ के सियासी भविष्य को लेकर चिंतित बताए जाते हैं नाथ। समर्थक उनके अगले कदम का कर रहे हैं इंतजार। राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल, नाथ के मन में आखिर है क्या? कमलनाथ अब क्या करेंगे, इसको लेकर सियासी सर्किट में खूब चर्चा हो रही है, तो बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। ये कोई विषय नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आग में घी डालने का काम करती है। शिवराज जी का भविष्य सवाल में न आए, शिवराज जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा ये सवाल नहीं हो, इसलिए कमलनाथ जी के नाम को चलाया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो राज्यसभा के ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय गुट से आते हैं, तो ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस और जीतू पटवारी कांग्रेस कैसे खुश हो सकती है? और कमलनाथ जी तो स्वयं जब मन में राज्यसभा में जाने का ख्वाब पालते थे, ऐसे में ये जो ख्वाब जब टूटा है तो वो मन में भी दिखेगा और सामने भी दिखेगा। स्पष्ट है कि जीतू पटवारी एक फेल कांग्रेस अध्यक्ष साबित हो रहे हैं और उनके नेतृत्व में नित नए कांग्रेस की दरार सामने आ रही है। कमलनाथ तो लगातार हर तरह के कयासों को कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह के नामांकन में उनके न आने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उन सवालों को आवाज दे दी है जो उनको लेकर पिछले कुछ वक्त से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नाथ की तो वही जाने, लेकिन छोटे नाथ भी पीछे नहीं है। गुरुवार को गडकरी की तारीफ के बाद तो यही कह सकते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी खास पेशकश है आज का मुद्दा में क्या करेंगे नाथ। सबसे पहले बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, राज्यसभा की रेस खत्म होने के बाद अब क्या करेंगे कमलनाथ? बड़ा सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली और छिंदवाड़ा सेंट्रिक यानी केंद्रित हो जाएगी कमलनाथ जी की सियासत, उनकी पॉलिटिक्स? क्या वहीं ज़्यादा वो केंद्रित रहेंगे, ध्यान उनका वहीं रहेगा? और तीसरा सवाल, क्या नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं कमलनाथ? ये बड़ा सवाल। अगर आप अतीत पर निगाह डालते हैं तो आप ये पाते हैं कि चाहे वो अंग्रेज़ों का समय हो या मुगलों का रिजिम हो, अगर कभी किसी ने कोई बड़ा फैसला किया है, बड़ा फैसला यानी अपनी ही जिस भी देश में वो रहा है या जिस भी व्यक्ति के साथ वो रहा है, जिस भी राजा के साथ वो रहा है, ये बात हो रही है जब राजा रजवाड़ों का दौर था, तो उसका कहीं कुछ अपमान हुआ है, ऐसा भाव उसके मन में बैठ गया है, तो उसने बड़ा फैसला कर लिया। जैसा हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ देखा कि चलो चलो, जो कथित रूप से कमलनाथ जी का एक वर्ड उनको बहुत हर्ट कर गया। हालांकि कांग्रेस इसको दूसरे नजरिए से देखती है, उसका अधिकार है, लेकिन क्या कमलनाथ जी हर्ट हुए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस जिस तरह से वो चाहते थे कि अगर उनको दिल्ली ही राजनीति में बुलाना है तो जो तरीका अपनाना था, क्या वो कांग्रेस आलाकमान ने अपनाया है? कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं
कांग्रेस के युवा नेता और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे अजय धवले जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र, सबसे पहले इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल यही है कि कमलनाथ जी क्या कहीं भीतर सेंस ऑफ इंसल्ट, कहीं उनके मन में अपमान का कोई भाव है? क्या उनको ऐसी भी आशंका है कि हो सकता है कांग्रेस आला कमान नकुलनाथ जी का टिकट फाइनल ना करे? क्योंकि कांग्रेस में एक वर्ग है वो कहता है साहब ये घुटी घोषणा कर देते हैं नकुलनाथ जी कि मैं तो छिंदवाड़ा से उम्मीदवारी है मेरी। तो आप किस तरह देखते हैं? क्या वो हाशिए पे महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? बात इसी सबके कहीं बीच में है शरद जी, क्योंकि आप इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे जब शुरू हुआ अयोध्या इंसिडेंट के पहले, तो वहाँ से अफवाहें उड़नी शुरू हुई। उसके बाद कमलनाथ जी ने का बयान आया कि जो भी जाना चाहे जा सकता है, और उसके बाद फिर वो दिल्ली गए। तब राज्यसभा में जाने की उनकी चर्चा हुई, तब ये लगा कि ये मामला थम जाएगा। लेकिन यहीं से मुझे लगता है कि एक मोड़ आया कि हो सकता है कमलनाथ ने प्रस्ताव रखा हो और बात बनी ना हो। और उसके बाद जब वो छिंदवाड़ा गए, कल जो उनका बयान आया, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तल्खी अब जाके बढ़ी है। क्योंकि आप देखिएगा शरद जी, जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, तब राहुल और कमलनाथ जी के बीच मतभेद, कुछ ऐसे संकेत मिले थे। क्योंकि जब रैली होने वाली थी भोपाल में अक्टूबर में इंडिया की, तो कहा गया कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि वो रैली हो, तब एक मतभेद की खबरें आईं। उसके बाद अखिलेश बखलेश वाला बयान आया, तो वहाँ से कुछ संबंध में खटास आनी शुरू हुई। उसके बाद टिकटों के बंटवारे में कुछ संबंधों में ऐसी खबरें आई, दिल्ली में मीटिंग भी हुई। तो ये सब बातें अब ऐसा लगता है कि यहाँ ये अब सिर्फ बीजेपी का ये माइंड गेम नहीं है, कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस के अंदर की ही ये सब बात है। और अब ये बात कहाँ ठहरती है ये देखना होगा, क्योंकि कमलनाथ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसी शख्सियत रहे हैं कि हमेशा वो पावर सेंटर रहे हैं कांग्रेस में। तो अगर उनकी बात नहीं मानी गई है, तो जो आप कह रहे हैं इंसल्ट फीलिंग है, तो ये निश्चित रूप से है शरद जी। अजय जी की तरफ चलता हूँ मैं, बीजेपी के हमारे साथी हैं। अजय जी, आपके यहाँ से कुछ नेताओं का ये बयान भी सामने आया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम तो जो फ्रेश एंट्री है उसी को लेंगे, अगर लेंगे भी तो। आप किस तरह देखते हैं ये जिस तरह की कयास, अटकलें, अनुमान लगाए जा रहे हैं? आपकी बीजेपी क्या सोचती है इस पर? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि बंसल न्यूज़ ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था, और एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब ने बहुत सिलसिलेवार बताया कि ये शैलेंद्र जी ने जिस प्रकार से बताया कि ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई। ये शुरू उस जगह से हुई जब इंडी अलायंस, जब यहाँ गठबंधन की एक संयुक्त रैली करना चाह रहा था, और उसी दिन कमलनाथ जी ने कह दिया था कि ये रैली मध्य प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स में थे, मध्य प्रदेश का चुनाव उनके हाथ में था। फिर अखिलेश वाले बयान का भी उन्होंने जो बताया। उसके बाद जब आप आज जो परिस्थितियां हुई है, एक डिनर पॉलिटिक्स हुई है राज्यसभा की सीट के नॉमिनेशन के पहले, उसी में प्रस्तावकों के फॉर्म भी भरवा लिए गए। लेकिन आनंद फानन में जब 2 बजे के आसपास, मतलब नॉमिनेशन के एक दिन के पहले 2 बजे के आसपास, पूरा दिन जाने के बाद जब एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उससे आप कांग्रेस का इंटरनल मोमेंटम क्या था उस राज्यसभा की सीट के लिए, क्योंकि उसी के पहले दिन एक धड़े ने एक बड़ा आंदोलन किया था यूथ को लेके, क्योंकि वो भी सक्रिय था। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के अंतर्गत गुटबाजी है, जो आज सड़क पे दिख रही है, कहीं डिनर पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो कहीं युवाओं के आंदोलन के माध्यम से। और आप देखेंगे शरद जी, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे मध्य प्रदेश में आएगी, तो आपको नित नए आयाम दिखेंगे कि ये गुटबाजी कितनी बढ़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे विगत 3 दिनों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का छिंदवाड़ा जिला हो या पांडुरना जिला हो, उन लोगों ने किस प्रकार में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार, छिंदवाड़ा का नेतृत्व, और शरद जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि छिंदवाड़ा का जो नेतृत्व है वो एआईसीसी को कभी भी रिपोर्ट करने वाला नेतृत्व नहीं रहा है। यहाँ टिकटें पहले घोषित कर दी जाती है, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, पहले टिकट अभी घोषित कर दी गई है। तो ये जो नेतृत्व है, जो स्वयंभू नेतृत्व था, ये इतना परेशान हो गया है कि ये कल पत्रकारों को इन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इनका अंतर्द्वंद जो है वो आप पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष प्रकट हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती आई है, समाज नीति की बात करती आई है, और जो भी व्यक्ति
भारत की इस स्वर्णिम भारत की यात्रा में, विकसित भारत की यात्रा में कंट्रीब्यूट करने के लिए इच्छुक है, वो आदरणीय मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की भरोसे वाली राजनीति में विश्वास करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने इच्छुक है, तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित ही ऐसे नेताओं का स्वागत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा आज कांग्रेस के लीडरशिप को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है क्या, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि उनके चलिए इतने चलिए बड़े मैं बड़े लौटूंगा नेता आपकी तरफ। पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी बुंदेला साहब, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं एक बात पे ठिठक गया था कमलनाथ जी की, जब उन्होंने कहा कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं? सर मैं कहूं कि पिछले एक साल की अगर हम रिकैप करें पूरी बातें, तो कमलनाथ जी को लेकर मैं समझ रहा हूं कि ठीक है हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कमलनाथ जी के आसपास मध्य प्रदेश की राजनीति घूमती रही। शरद जी, हम और आप कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, सबसे पहले कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिर ये बातें आई कि कमलनाथ नाराज हैं, उनने कहा ये नहीं होगा, अंत में मुख्यमंत्री का। हम कहते रहे कि सीएम का चेहरा हमारे यहाँ से कमलनाथ जी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हाल ही की राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है शरद जी, आप मुझे बताएं, जो व्यक्ति 8 बार सांसद रह लिया हो, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के एक नेता को, जो इनके मीडिया अध्यक्ष हैं, एक कमलनाथ जी बनना चाहते थे राज्यसभा सांसद। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, 8 बार लोकसभा सांसद जो रह लिया हो, लगभग 20 साल जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, उसके लिए राज्यसभा सांसद कौन सी बड़ी चीज रहेगी। और सबने देखा शरद जी के किस तरह एक दिन पहले डिनर हुआ कमलनाथ जी के बंगले, पूरे विधायक आए, और ये पहले तय था कि हाँ 2 लोगों में कुछ वो था, लेकिन उसमें कमलनाथ जी कभी राज्यसभा की रेस में नहीं रहे, कभी नहीं रहे, ये स्पष्ट बात। और ये भी खबरें शरद जी यहीं से चली, कहां से चली, मीडिया में चली, ईश्वर जाने कहां से चली। अच्छा, अभी आज 2 धवले साहब कह रहे थे कि लेकिन आपको लगता है बुंदेला साहब की कहीं कुछ ऐसा भी हो जाता कि उन्हें मध्य प्रदेश में संयोजक की एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, और ये भी कह दिया जाता कि मध्य प्रदेश ही रहेंगे और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी को पूरा मार्गदर्शन देंगे और अगले चुनाव तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? सर जैसे ही हम सरकार में नहीं आए, चुनाव हारे, तो फिर से खबर उड़ी कि कमलनाथ जी उड़ गए, अब नहीं आएंगे। कमलनाथ जी आते हैं, कई बार आते हैं, हर 8-10 दिन में आते हैं, बैठकें लेते हैं, विधायक दल की बैठक में शामिल होते हैं, अपने निवास पर भोज देते हैं। और सरद जी एक बात और मैं बता दूं, इसी सरकार में कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के 6वें नंबर के VIP का दर्जा है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। खुद मोहन यादव जी की सरकार ने दिया है, मतलब हमने नहीं दिया। तो कमलनाथ जी एक वो शख्सियत हैं कि उनको आप भुला नहीं सकते। और शरद जी हमेशा, आज की तारीख में भी आप देखें, विधायक हैं, वो एक महत्वपूर्ण पद पर है, और पूर्व मुख्यमंत्री का भी वो दायित्व निभा रहे हैं। और एक अभी मैं धवले साहब को सुन रहा था, इन्होंने खुद ही कह के एक जवाब दे दिया, क्योंकि ये भाई भी छिंदवाड़ा के, इन्होंने जवाब दे दिया कि जो व्यक्ति इतना संतुष्ट हो, जो व्यक्ति की इतनी पार्टी में तूती बोलती, वो क्यों ऐसे निर्णय लेगा। ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी की जो कांग्रेस है छिंदवाड़ा की, वो कभी ICC तो रिपोर्ट करती नहीं। मतलब आपने धवले साहब खुद ही बता दिया कि कमलनाथ जी का ऑरा क्या है, कद क्या है। तो फिर आपकी बात में, जब आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों। और हम तो साफ कहते शरद जी, आज जो अशोक सिंह जी बने हैं, ये कह रहे अशोक सिंह जी पिछले 5 साल से निरंतर से कमलनाथ जी के साथ काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में यादव शरद जी अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी अशोक सिंह जी बने थे, और सरकार गिरने के बाद निरंतर कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाया किसने, अशोक सिंह जी ने। और जहाँ के हैं उस क्षेत्र के एक बड़े चेहरे हैं, आप समझ लें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है, डिसीजन तो हो गया। मैं सर वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आ रही हैं, तो मैंने कहा ये बताया जाए। चलिए अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अगर लगा तो मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगा। जी अजय जी बोलिए। जी शरद जी, अवनीश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जिन्होंने, मैंने जो बात कही कि AICC को छिंदवाड़ा कांग्रेस जो, वो PCC को भी रिपोर्ट नहीं करता था जब तक कि कमलनाथ जी PCC के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन जब अध्यक्ष बने तो PCC। सर आप तो ये बताइए, मान लीजिए काल्पनिक सवाल है, हालांकि आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर कह चुके हैं कि उनको नहीं लेंगे, अगर कमलनाथ जी सहमत होते हैं, ये काल्पनिक सवाल है, ये सिर्फ आपका क्या स्टैंड होगा बीजेपी का? देखिए, मैंने जैसे शरद जी मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि राष्ट्र निर्माण और समाज नीति की राजनीति जो भी व्यक्ति करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति का स्वागत है। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, ये मैं जब दूसरा मेरा टर्न आएगा, मैं शरद जी आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी बातें और चर्चाएं कहां से शुरू हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अवनीश जी ने जिस बात को भी आज कर दिया, साबित करने की कोशिश की कि कमलनाथ जी की कांग्रेस और AICC में, ये राष्ट्र निर्माण का स्वागत बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोदी जी ने एक दिन पहले कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसेंगे,
सिंह, अगले दिन अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और आपके छगन भुजबल सारे भाजपा में जाके साफ हो गए, निर्मल कोमल हो गए। तो ये बताता है कि शरद जी भाजपा की कोई इसीलिए नीति, तो ये मध्य प्रदेश में ही सवाल है ना तो कोई नीति, ना तो नीति स्पष्ट ना नियत। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी की बात है शरद जी, मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने 6 साल लगातार उस नेता को रिपोर्ट किया डायरेक्टली शरद जी, कि जिसके समय में वाणिज्य का जो मंत्री थे, तो भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 40 गुना बढ़ा। मैं तो अपने आप में लेकिन एक फिल्मी जैसा ही संवाद आ जाता कांग्रेस की तरफ से, भले ही कमलनाथ जी नहीं कहते या कमलनाथ जी कह देते कि सुनिए मोदी जी, ये वो कमल है जो हमेशा कांग्रेस में खिला है और कांग्रेस में ही खिलता रहेगा, इधर उधर नहीं खिलेगा, बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं। वो भी नहीं आती उस तरह की कोई टिप्पणी। सर कभी भी आपने देखा होगा कमलनाथ जी ना तो इस तरह की बयानबाजी में बिलीव करते हैं। आपने हमेशा देखा कभी उनके बयान जो रहे विपक्षी दलों के लिए भी कभी कठोर नहीं देते, बिलो द बेल्ट बयान कभी नहीं देते। उनके बयान हमेशा एक शालीनता से भरे होते हैं। तो ये उनका नेचर है, ये उनकी पॉलिटिक्स का तरीका। 45-46 साल से निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की अफवाहें उड़ रही सर जी, सिर्फ अफवाहें रहेंगी जो हम पिछले 1 साल से रिकैप कर रहे हैं वैसी उड़ती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको कमलनाथ जी का ये कहना, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि आखिर वो कह रहे हैं कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है, क्या वो अपनी पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम आप सुनिए, ध्यान रखिए? क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स ये है, या माइंड गेम ये है कि कमलनाथ भी आ सकते हैं? और कमलनाथ जी का माइंड गेम ये है कि संभाल के रखिए जो हीरे हैं, नहीं संभालेंगे आप तो कुछ भी हो सकता है। सिंधिया जी के लिए किसने सोचा था? बिल्कुल। और देखिए आप, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीनों बयान हमने दिखाए ये छिंदवाड़ा के ही है। और कमलनाथ जिस तरह की सियासी शख्सियत रहे हैं, वो ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं कि जिससे मतलब निकाला जाए। वो बहुत स्पष्ट और सीधा बोलते हैं। लेकिन अभी आपने जो देखा होगा कमलनाथ की बॉडी लैंग्वेज या जो उनकी भाषा है, आपने जो कल छिंदवाड़ा में जो बयान हुआ, आपने देखा होगा जब उनसे पूछा गया प्रश्न तो वो थोड़ी देर ठिठके, फिर बोले आप लोगों की क्या मंशा है। और उसके बाद तो ये इस तरह कमलनाथ ने पहले कभी किया नहीं है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से छिंदवाड़ा इकाई ने अलग तरीके से काम किया, राम पत्रक 4 करोड़ 30 लाख राम पत्रक लिख के भिजवाए गए, तो सवाल तो कई खड़े होते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि छिंदवाड़ा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि प्रमोद कृष्णम जी जिन मुद्दों को लेकर निष्कासित हुए हैं, कमलनाथ जी कमोबेश कुछ माइल्ड अंदाज में वो मुद्दे उठा चुके हैं। पहले हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत, इसके अलावा वो हनुमान भक्ति की उनकी बातें तमाम रही हैं, तो अभी वो इन सब बातों पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या कुछ रार तकरार आपको दिखती है क्या आला कमान से कमलनाथ जी की, बहुत साफ तौर पर इस मसले पर, हिंदुत्व के मसले पर खास तौर पर? विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो हनुमान मंदिर जाते रहे और उन्होंने कहा गर्व से, मुझे गर्व है हम हिंदू हैं, तो ये रार तकरार तो दिखी। और केंद्र सरकार की जो इस नीति है और कमलनाथ की जो नीति रही इस मामले में, वो बहुत उससे डिफर रहे, मतलब केंद्रीय नेतृत्व से जो कांग्रेस का है। तो ये तो कहीं ना कहीं रार तकरार तो दिखती है। और कमलनाथ का ये मानना रहा कि हिंदुत्व के मामले में हमेशा सॉफ्ट रहा जाए तो मध्य प्रदेश में फ़ायदा होगा। और इसलिए इंडिया गठबंधन की रैली भी को जो उन्होंने रद्द किया या उससे वो सहमत नहीं थे, तो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि उस टाइम डीएमके के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी हुई थी कि यहाँ रैली होती भोपाल में तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता था। तो ये बातें कहीं ना कहीं वहीं से बिगड़ी है। जो नीतिगत उनका एक विरोध तो दिखता है केंद्र हाईकमान से। बिल्कुल आपने सही कहा। अजय जी, अशोक चौहान जी जब बीजेपी में आए महाराष्ट्र में, तो वो बीजेपी के एक साथी के लिए शायद बोल गए कि 38 सालों से 30 सालों से ये कांग्रेस में सेवा करते आए हैं। हो जाती है गफलत, इतना लंबा समय होता है, आप लोगों से भी गफलत हो जाएगी। हमारे कांग्रेसी मित्र जो अब साथ में हैं, हो सकता है ये हो जाए। इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है सर? और कितने कितने लोगों को समेटेंगे आप? क्या मतलब कांग्रेस मुक्त जो आपका नारा है फिर कभी गुम हो जाता है, कभी फिर सामने आ जाता है, तो कांग्रेस मुक्त नहीं कांग्रेस युक्त बीजेपी का नारा ज़्यादा बेहतर होता फिर? जी देखिए शरद जी, लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश विधानसभा में ये कमलनाथ जी को लेकर चर्चाएं तब शुरू हुई जब मध्य प्रदेश में टिकटों का वितरण हुआ था, तो कुर्ता फाड़ की
से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और जैसे ही चुनाव का अंत हुआ, मेरे मित्र अविनीत जी बैठे हैं, वो उस लड़ाई के साक्षी है, जब पीसीसी में कुर्सी मार फाइट जो सबने देखा है हम लोगों ने। तो ये जब इनमें इतने सारे गुट है इस कांग्रेस में, और जब ये गुटों की लड़ाई आज चर्चाओं का मुद्दा बन गई है, छिंदवाड़ा में भी सेम स्थितियां हैं। छिंदवाड़ा में भी एक कांग्रेस का धड़ा है, वो बिल्कुल भी पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को इच्छुक है। एक धड़ा है जो उनके ऊपर प्रेशर भी बना रहा होगा, क्योंकि आज देखिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मुझे लगता है कि अधिकतर कांग्रेसी असहज हैं कि कांग्रेस की राजनीति कैसे करें, और जब आपका नेतृत्व यह स्पष्ट नहीं करना है कि हम जो आज देश की धारा चल रही है उसके साथ जाना है, या हमारे एक परिवार के लिए जो धारा हमारी विगत इतने वर्षों से बहती आ रही है उसके साथ में रहना है, इस डायलेमा की वजह से ये कांग्रेस की दिक्कत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं शरद जी, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में बड़े ही कम कार्यकर्ताओं के साथ में शुरू हुई थी, सीमित संसाधनों के साथ में शुरू हुई थी, सीमित नेटवर्क के साथ में शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अन्य दलों के अच्छे कार्यकर्ता, राष्ट्र निर्माण में के योगदान देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ते गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती गई है। और हम ये मानते भी हैं कि अच्छे लोगों के पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग है, अच्छे लोगों ने राजनीति करनी चाहिए और उनका राजनीति में स्वागत भी होना चाहिए। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उन सारे लोगों का स्वागत करेगी जिनका उद्देश्य देश हित के लिए है, जिनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का है, जिनका उद्देश्य इस देश के डेमोक्रेसी को कंट्रीब्यूट करने का उद्देश्य है। लेकिन किसी एक परिवार की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना जिस लोगों का उद्देश्य, वो कांग्रेस के साथ में स्थायी रहेंगे, और इस वजह से भारत की राजनीति में ये दो जो जुड़ा बन गई है, एक कांग्रेस युक्त और एक दूसरी जो कांग्रेस मुक्त की बात आप कह रहे हैं, ये मुझे लगता है ऐसे डिफाइन कर देना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण की बात है और देश हित की बात है, तो सबसे पहले जी सुन लीजिए क्या कहना है। सबसे पहले मैं तो कहता हूं ये स्पष्ट हो जाए कि जो शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे वो घोषणाएं करके गए थे, पहले तो वो कहाँ है शिवराज जी, शिवराज जी की घोषणाएं कहाँ है जिन्होंने निरंतर घोषणा की थी, और आपने भी एक संकल्प पत्र जारी किया था, वो संकल्प पत्र कहाँ है। जिस दिन आप वो संकल्प पत्र उठा के 1 2 3 4 आप काम करना शुरू करते हैं, वो राष्ट्र निर्माण होगा, वो देश हित होगा। ये देश हित नहीं कि आपने अपने हिसाब से बयान दे दिया और किसान बेचारे, आप मोदी जी खुद के ऊपर वहाँ फूलों की बारिश करवा रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के ऊपर हाथ गोले और आंसू गैस के गोले और लाठियों की बारिश करवा रहे हैं। ये देश हित तो देश निर्माण नहीं है। ये तो ये सरकार तो ऐसे लगता है कि किसानों को ट्रीट कर रही है कि दूसरे देश से आ रहे हैं। तो ये बताता है शरद जी, इन्होंने अपना राष्ट्र निर्माण बनाया, अपना देश हित बनाया, अपनी सुविधा के लिए बनाया, अपना खुद का हिंदुत्व बनाया है। और मैं तो साफ कहता हूँ शरद जी कि आप तो एक काम करिए, ये आप जो बार बार जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त, ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि शरद जी आपने भी अभी कांग्रेस युक्त इसके क्या मायने निकाले हैं के बीच का आपने अंतर समझा दिया। अभी जो अशोक चव्हाण की बात थी शरद जी, आदर्श सोसाइटी घोटाले का जो पहला नाम था अशोक चव्हाण था, और इस 10 सालों में आदर्श सोसाइटी घोटाला भी नल एंड वाइड निकला, कुछ नहीं हुआ, और आज आपने उस व्यक्ति को अपने बताता है कि आपकी राजनीति की नीति नहीं है, दोनों स्पष्ट नहीं है, आप सिर्फ स्वार्थी लोग हो। शैलेंद्र जी मुझे ये समझाइए कि किधर जाता हुआ दिख रहा मामला। जिस तरह के खाटी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं कमलनाथ जी, मुझे भी नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें रद्दोबदल होगा, लेकिन एक प्रेशर गेम या माइंड गेम मुझे ज़रूर नज़र आता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल प्रेशर, देखिए माइंड गेम कौन खेल रहा है छिंदवाड़ा में, बीजेपी या कमलनाथ, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि नकुलनाथ के भविष्य को लेकर भी सोच रहे हो कमलनाथ, जिस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं। और जो देखिए वहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ हैं, अभी अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूँ तो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल आक्रामक नहीं है। और जैसे कि सबसे हॉट सीट है मध्य प्रदेश, पूरे मतलब मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है, तो वहाँ जैसी पॉलिटिक्स होना चाहिए जिस आक्रामकता के साथ, वो भी नहीं हो रही है। तो वहाँ से कई ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो माइंड गेम अब कौन खेल रहा है, अभी फिलहाल इसका कहना बड़ा मुश्किल है। जी नहीं अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा। कमलनाथ जी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे, मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा द्वंद्व तो है, और ये द्वंद्व पैदा किया है खुद भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में जिस तरह से इस समय कांग्रेस युक्त बीजेपी का नारा देकर वो आगे बढ़ रही है और बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश में भी ये सवाल उठना बहुत लाजिमी है। लेकिन क्या अतीत में जो कुछ हुआ है उसका असर वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर नजर आएगा, ये भविष्य बताएगा। यही बड़ा सवाल है कि कमलनाथ जी क्या कोई ऐसा फैसला करेंगे जो चौंका सकता है। अभी तो जवाब बेहिचक बहुत साफ तौर पर नाम है। आगे देखिए, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कलह पर किच किच।
नमस्कार।